हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम अपना जो CHSL की हमारी क्वांट की सीरीज चल रही है उसके अंदर हम सेकंड पार्ट करेंगे उसका। आज प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। आज प्रैक्टिस सेट 1 में हम लगभग 19-20 क्वेश्चन देखे थे और जो अच्छे क्वेश्चन थे, और आज भी लगभग इतने ही क्वेश्चन है, 20 या 21 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट है। आप उनको बड़े अच्छे से करिए। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पे दे दूंगा अपना, वहाँ पे जाके उसको अपना डाउनलोड करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप वीडियो देखिए तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब आज अपना अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ A, B एंड C आर नंबर्स दैट सेटिस्फाई द कंडीशन, यानी कि ABC 3 नंबर हैं जो दो हमारे पास इक्वेशन दी हुई हैं। एक A + B + C = 20 दिया हुआ है, एक A² + B² + C² = 200 दिया हुआ है। इन दोनों इक्वेशन को क्या है, सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो हमको वैल्यू किसकी बतानी है, A + B का होल स्क्वायर, A + C का होल स्क्वायर और B + C का होल स्क्वायर। देखो इस तरह के क्वेश्चन में जैसे हमको पता है इसके अंदर दो इक्वेशन दी हुई हैं और 3 वेरिएबल हो रहे हैं A, B और C, तो किसी भी एक वेरिएबल को हम अपनी मर्ज़ी से जीरो कर सकते हैं क्योंकि दो की ही यहाँ से हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन होती तो फिर हम कोई भी अपनी तरफ से मान नहीं रख सकते थे, कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते थे। लेकिन इस क्वेश्चन इसके अंदर 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं, तो 2 वेरिएबल के तो वैल्यू इन इक्वेशन के द्वारा आएंगी। ठीक है, और एक वेरिएबल की वैल्यू हम अपनी तरफ से पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम C को 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही किया करो, C को हम 0 पुट कर देते हैं। C को जैसे ही 0 पुट करेंगे तो इसमें जो हमको वैल्यू निकालनी है ना, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ बच जाएगा A + B का होल स्क्वायर, ये वाला पहले वाला। ठीक है, प्लस A का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर। अब हमको पता है यहाँ से अगर इक्वेशन में हम C को 0 करेंगे तो यहाँ से A + B 20 आ जाएगा और यहाँ से A + B² कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, A + B 20 है हमारा, तो यानी कि 20 का स्क्वायर, 1 मिनट, 20 का स्क्वायर और प्लस A² + B² की इक्वेशन, दूसरी वाली इक्वेशन से हमारी वैल्यू कितनी है, 200 है। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 और प्लस 200 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 600, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, बस इस चीज़ को ध्यान रखना कि जहाँ पे भी हमारे पास तीन वेरिएबल दिखे या 2 इक्वेशन दिखे, वहाँ पे एक वैल्यू को हम कुछ भी पुट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। इन द फिगर गिवन बिलो एंगल A इज 60 डिग्री इफ PC इज परपेंडिकुलर टू AR। ठीक है, PC is perpendicular to AR and PR is perpendicular to AQ. Then what is the value of angle BPQ and ARQ? ठीक है, इसी को बड़ा कर लेते हैं, इसी में देख लेते हैं हम कहाँ कहाँ क्या क्या एंगल है। 1 मिनट, ये वाला जो हमारा एंगल है ये कितना दिया हुआ है इसने, 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा इसको इसने क्या कहा है कि परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, जो हमारा PCA है ये क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री हो जाएगा तो बचा हुआ एंगल जो हमारा ABC ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 30 है तो ये वाला भी 30 हो जाएगा। अच्छा इसने एक चीज़ और कही कि PR जो है परपेंडिकुलर है AQ पे, यानी कि ये परपेंडिकुलर इस पर, ये 90 होगा। कौन सा, PQ B 90 होगा, PQ भी 90 होगा, PBQ हमारे पास 30 है तो बचा हुआ हमारे पास ये BPQ कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। अच्छा बड़े ट्राइंगल की बात करें हम किसकी, PCR की, तो उसमें ये तो 90 है, ऊपर वाला 60 रखा हुआ है CPR, और ये वाला एंगल हमारा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। यानी कि BPQ 60 है, ARQ 30 है, कुल मिला के हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये पूछा था, इनका डिफरेंस पूछा था दोनों का। बेसिक क्वेश्चन था काफ़ी, कुछ खास ऐसा था नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। A sum is kept under simple interest after 4 years. The amount received is 4 times of the sum. 4 वर्षों के बाद प्राप्त राशि साधारण ब्याज पर मूलधन का 4 गुना हुई है। ठीक है, तो कितने वर्षों में हमें उसी दर पर मूल राशि का 6 गुना प्राप्त होगा। ये देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई हमारे पास अगर राशि हम 1 मान लें, हमारे पास मूल राशि 1 थी, 1 थी। ठीक है,
तो ये 4 सालों में क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रही है। कितने, 4 सालों में, ठीक है। अरे यार ये ईयर लिखना है। 4 सालों में कितनी हो जा रही है, 4 हो जा रही है। और हमको करनी कितनी है, वो 6 करनी है। उसने कहा ना 6 गुना करनी है, तो हमको करनी कितनी है, 6 गुना करनी है। तो मुझे एक बात बताओ, इन 4 सालों में गैप कितना है, 3 का है। यानी कि 4 सालों में वो अपना 3 गुना बढ़ गई, ठीक। तो 1 से लेके 6 तक कितना गैप है, 5 का है। तो ये बताना है कि 5 का गैप लाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। 3 का गैप आया 4 सालों में, तो 5 का गैप आएगा कितने सालों में, बस ये बताना है। अब तो कुछ क्वेश्चन में बचा नहीं इसमें। कितना आ जाएगा, 5/3, सॉरी 5/3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20/3। डी इज़ द राइट आंसर। बेसिक ही क्वेश्चन है काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। 2 cos थीटा माइनस π/2 प्लस 3 sin थीटा प्लस π/2 माइनस साइन 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा की हमको वैल्यू बतानी है। देखो π/2 दे रखा है, वैसे इस फॉर्मूले को अगर खोल दोगे, इसकी क्या नाम cos a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाओगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, इससे बेसिक से आ जाएगा, ठीक है। पर इसमें हम वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि हमको पता है, अगर हम थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दें, थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दें, तो पहला हमारा जो बनेगा 2 cos 90 माइनस 90 बनेगा, यानी कि 2 cos 0 बन जाएगा। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। प्लस इसकी बात करें, 3 sin 90 प्लस 90 बनेगा, π/2 90 होता है ना, π/2 90 होता है हमारा। और थीटा की वैल्यू हम 90 पुट कर रहे हैं, तो 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 180 माइनस 0 कर लोगे, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस इसकी बात करते हैं लास्ट वाले की, साइन 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0, तो 3 इंटू 1 तो हमारा यही रह जाएगा, और प्लस 2 इंटू 0, या फिर यहाँ से हम क्या कह देंगे, 2 माइनस 3 इजक्वल्स टू -1 आ गया। लेकिन अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। ऑप्शंस को अगर हम देखें, देखो इसमें अगर हम वैल्यू 90 पुट करते हैं ए ऑप्शन में, तो हमारा क्या बनेगा, ये प्लस का 1 बनेगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 बनेगा। बी ऑप्शन की अगर हम बात करें, तो बी ऑप्शन में ये 1 माइनस 0, ये भी हमारा प्लस का 1 हो जाएगा। लेकिन इसकी बात करें तो ये 0 -1, हाँ सी ऑप्शन -1 दे रहा है। और इसकी बात करें कोट 90 और टेन थीटा वाली की, तो ये तो हमारा इनफाइनाइट बनेगा, इसकी तो बात ही करनी बेकार है, ठीक है। तो ऐसा करके भी हम इसका सी ऑप्शन, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक। अब इसको अगर बेसिक से करना चाहते हो तो cos a माइनस बी साइन a प्लस बी, इनके फॉर्मूले खोल लेना और आंसर हमारा फिर भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अ पर्सन हैज़ प्लान टू सेल हिज ओल्ड टाइपराइटर फॉर ₹4,500. ही वुड लूज 10%. टू गेन 20% ऑफ प्रॉफिट ही शुड सेल इट फॉर। एक व्यक्ति ने अपना पुराना टाइपराइटर 10% के नुकसान के बाद 4500 रुपये में बेचा है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितने में बेचना होगा। 100% मान लो वैल्यू है टोटल, ठीक है। 10% के नुकसान पे बेचा उसने, यानी कि 90% पे बेचा होगा। और कितना का प्रॉफिट चाहिए उसको, 20% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 120% उसको लेना है। तो इस 90% की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, 4500, और 120% की पूछ रहा है। तो बस कुछ नहीं, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 9 से कितना 50 टाइम्स जाएगा, यानी कि 1% की वैल्यू 50, तो 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6000। इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्रूट सेलर हैज़ अ सर्टेन नंबर ऑफ guavas of which 10% are rotten. He sells 91% of the remaining and then 405 guavas are left. ठीक है, how many guavas he bought? एक फल विक्रेता के पास निश्चित संख्या में अमरूद होते हैं जिनमें से 10% सड़े हुए होते हैं। क्या करेंगे हम, 100% मान लेंगे। हमको तो ये बताना है ना कि कितने अमरूद खरीदे, टोटल नंबर ऑफ अमरूद बताने हमको तो हम क्या करते हैं, 100% मान लेते हैं।
उसमें से 10% हो गए ख़राब, यानी कि कितने अमरूद बचे हमारे पास, 90% बचे। और 90% में से भी वो 91% सेल कर देता है और उसके पास 405 अमरूद रह जाते हैं। एक बात बताओ, जब 91% उसने सेल कर दिए तो उसके पास कितने बचे होंगे, 9%। वो भी किसका, इस 90 का 9% बचे होंगे। तो 90 का 9% कितना है, 405 है, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, 100% निकालना है। बस अब क्या करेंगे, 1% हटाना पड़ेगा हमको, ये 2% हो रहा है ना, तो 1% को हटा के अपॉन में 100 लगा देंगे। और इस वाले 100 की वैल्यू हमको चाहिए, तो 405 अपॉन 90 इंटू 9 और ऊपर जाके 200 मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब इसको यहाँ से 9 से काट लो, 9 4 ज़ा 36 और 9 5 ज़ा 45, 0 से 0 चला जाएगा ये, और 9 से 45 5 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि 5000 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 5000 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने लागत मूल्य से 20% ऊपर अपने माल को चिन्हित किया, यानी कि उसने MRP जो डाला है 20% अबव द कॉस्ट प्राइस डाला है, ठीक है। बेचते समय वह 1 किलो की बजाय 800 ग्राम के झूठे वजन का उपयोग करता है, ठीक है, और MP पे ही अपना माल बेचता है। तो अपना माल बेचकर किया गया लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये देखो, एक आदमी मान लो 1000 kg की जगह क्या कर रहा है, वो एक तो 800 ग्राम बेच रहा है, ठीक है। और अगर 1 रुपये हम 1 ग्राम की वैल्यू मान लें, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इस पर 20% MRP पे प्रॉफिट भी ले रहा होगा, यानी कि 1200 MRP होगा उसका, ठीक है। दे कितना रहा है वो, 800 दे रहा है, पैसे कितने के ले रहा है, 1200 के। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 400 का। कितने पे, 800 पे, इंटू 100 इज टू 50%, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, ये क्या नाम झूठे वजन वाला है ना, झूठे जो हमारे विक्रेता होते हैं, तो इसमें 1 ग्राम की वैल्यू 1 मान लिया करो और क्वेश्चन बड़ा आसानी से फिर हो जाता है, ठीक है। जैसा हमने इस क्वेश्चन में किया है, देखो 1 ग्राम की मैंने वैल्यू 1 मानी, यानी कि 1000 रुपये का उसका आइटम था, उसने MRP कितनी डाली, 1200 रुपये, क्योंकि 20% अबव डाल रहा है। और दे कितना रहा है वो, 800 ग्राम, यानी कि 800 रुपये का ही माल दे रहा है। तो पैसे कितने कमा रहा है वो, 400 रुपये कमा रहा है। किस पे, जितने उसके पास से माल जा रहा है, 800 ही तो जा रहा है उसके पास का माल, तो 400 रुपये कमा रहा है 800 पे, 50% सीधा सीधा क्या हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये पिछला जो हमने प्रैक्टिस सेट बन किया था, उसके अंदर भी मैंने कराया था इस क्वेश्चन को, और इसको मैंने कहा था कि सॉल्व नहीं करना, हम ऑप्शन की हेल्प से इस क्वेश्चन को करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन से करेंगे इसको, ठीक है। ए और वी की क्या वैल्यू दे रखी है इसने, 1:2 दे रखी है, यानी कि ऑप्शन के अंदर, चारों ऑप्शन के अंदर ए और वी की जो वैल्यू है वो, उसका जो रेशो है 1:2 ही रहना चाहिए। अगर वो रेशो बिगड़ता है तो वो ऑप्शन हमारा कभी भी नहीं हो सकता। जैसे कि पहले ऑप्शन की बात करें, 15 और 30 दे रखा है, हाँ 1:2 का रेशो है, तो पहला ऑप्शन हो सकता है। लेकिन दूसरे की बात करें तो 15:35, यहाँ 1:2 का रेशो नहीं बन रहा, ये नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन की बात करें 16:30, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी ए और बी का रेशियो नहीं बन रहा सेम। लेकिन डी ऑप्शन की बात करें तो ए और बी का रेशियो क्या बन रहा है, 15:30, यानी कि 1:2 बन रहा है, हाँ ये भी हो सकता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, एक ऑप्शन ए, एक ऑप्शन डी। अब इनमें से भी एलिमिनेट करना है, तो बी और सी को उठा लो, यानी कि बी और सी का रेशियो क्या होना चाहिए, 6:7 होना चाहिए। पहले वाले में 30:35 क्या होता है हमारा, 5 से करोगे तो 6:7 ही देगा ये, ठीक है। लेकिन इसमें 30 और 37 में तो आपस में 37 एक प्राइम नंबर है, ये तो किसी से डिवाइड भी नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, और अकेला यही हमारे पास बचता है, क्योंकि बी और सी की जो कंडीशन थी सेटिस्फाई कौन कर रहा है, वो हमारा ऑप्शन ए ही कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इफ़ 1/a + 1 - 1/a - 1 इज इक्वल्स टू -2tan² x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एट x इज इक्वल्स टू π/2, π/6। π/6 का मतलब क्या होता है, पाई की वैल्यू 180
अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, अगर अब हम यहाँ से इस इक्वेशन की बात करें, इसके इधर राइट वाली साइड को हम सॉल्व करते हैं, -2 इंटू 10² कितना बन जाएगा 30, और 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और उसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी -2/3 आ जाएगी ये वाली साइड। अब जब हमारी राइट साइड -2/3 आ गई तो यहाँ से हमको ए की वैल्यू निकालनी है। या तो दो तरीके हैं इसके बाद, या तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, है ना, a+b और a-1 का एलसीएम ले लो, a² - 1 बनेगा। या फिर हम एक काम करते हैं, हम ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। सबसे अच्छा तरीका ऑप्शन की हेल्प ले लो। देखो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये दूसरी जब यहाँ पे रखेंगे हम इसको, तो यहाँ पे 1 का मतलब हो जाएगा 1/0, जो कि देगा इनफाइनाइट। जहाँ पे भी इनफाइनाइट बन जाए ऐसी वैल्यू हम पुट नहीं करते। ठीक है, इनफाइनाइट, क्योंकि क्या करेगा कि ना ही कुछ इसकी वैल्यू इसके साथ देगा, ना ही आगे देगा वो। ठीक है, √3 की अगर हम बात करते हैं, √3 रखने पे, इससे पहले अच्छा ए ऑप्शन रख के देखते हैं। हमारे ए ऑप्शन रखने पे क्या आ रहा है 1/a+1 का मतलब 1/3 -1/1, यानी कि 1/3 - 1 इज टू क्या होता है -2/3। ऑप्शन ए पे ही सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यही हो जाएगा, बाकी किसी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। √3 को भी हम कर सकते थे, लेकिन इससे पहले हमने क्या सोचा कि 2 को कर लेते हैं, क्योंकि √3 से करेंगे तो हमको फिर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपस में। उससे अच्छा पहले किसी और जो बचे हुए ऑप्शन है उनसे उनकी हेल्प ले लो। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इफ़ ABCD be a cyclic quadrilateral in which angle A 3x, angle B 5x, angle C 9y एंड एंगल D कितना है 2y है, तो हमको y/x बताना है। ये प्रॉपर्टी आपको पता ही होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारा ये होता है, देखो एक मिनट, इसके अंदर अगर मैं कोई क्वाड्रिलेटरल बना दूं, ठीक है, कोई भी जो जिसके चारों कोने सर्कल को टच करना चाहिए। ठीक है, यहाँ से ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो यहाँ से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारा ये कहता है कि ए का और सी का जो सम होगा वो 180 होगा, डी का और बी का जो सम होगा वो 180 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए प्लस एंगल सी किसके बराबर हो जाएंगे? एंगल बी प्लस एंगल डी के। ठीक, बस इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। क्या कह रखा है इसने 3x 9y। एंगल ए की वैल्यू कितनी है 3x प्लस एंगल सी की 9y है। ठीक, और एंगल ई किसके बराबर हो जाएंगे? एंगल बी की वैल्यू कितनी है 5x और एंगल डी की कितनी है 2y। ठीक, ये 3x 5x से घट जाएंगे, 2x बचेंगे, 9y से 2y माइनस होंगे तो 7y बचेंगे। ठीक है, 7y बराबर कितना आ गया हमारा 2/x, या फिर y/x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2/7, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अ फर्म एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन रिड्यूस द स्टाफ इन द रेशियो 12:5, यानी कि मुद्रास्फीति के समय एक फर्म ने कर्मचारियों को 12:5 के रेशियो में घटा दिया। यानी कि पहले अगर 12 कर्मचारी थे तो आज के टाइम में उन्होंने 5 ही कर्मचारी रखे हुए हैं। एंड द एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय इज इंक्रीज इन द रेशियो 9:17, लेकिन अगर पहले एक एम्प्लॉय को 9 रुपये मिल रहे थे तो आज 17 रुपये मिल रहे हैं। ठीक, बाई डूइंग सो, ऐसा करने पे द फर्म सेव्ड ₹46,000 व्हाट वाज द इनिशियल एक्सपेंडिचर इन द फर्म ऑफ द फर्म। ठीक है, हमको ये बताना है कि शुरुआत में उसका एक्सपेंडिचर खर्च कितना था जो वो एम्प्लॉय को पे कर रहे थे फर्म वाले। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक तरीका तो ये है कि हम 12 का हमको वैल्यू निकालनी है ना, एक मिनट, 12 की नहीं, हमारे पास मैन कितने थे स्टार्टिंग में, मैन पावर कितनी थी 12, बाद में कितनी हो गई 5 हो गई। अच्छा, इनको सैलरी पर पर्सन कितनी दी जा रही थी? पहले 9 दी जा रही थी, अब कितनी दी जा रही है 17 दी जा रही है। ठीक है, बस
मैन इंटू सैलरी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, यानी कि जितना वो कंपनी खर्च कर रही होगी। तो 12 में 108, पहले 108 रुपये खर्च कर रही थी और 17 पंजे 85 होते हैं 85, आज 85 रुपये खर्च कर रही है। और इन्होंने कहा क्या है कि ऐसा करने पे पहले 108 खर्च कर रही थी, आज 85 खर्च कर रही है, यानी कि कितने रुपए सेव कर रही है वो, यहाँ से 23 रुपये बचा ले रही है, यानी कि 23 यूनिट बचा ले रही है। लेकिन इसने कहा है कि वो 46,000 रुपये बचाती है, यानी कि 23 यूनिट की वैल्यू 46,000 है। और हमसे क्या पूछ रहा है, 108 की पूछ रहा है। कितना होता है, 23 दूनी 46 होते हैं, एक की वैल्यू 2,000 है, तो 108 की कितनी हो जाएगी, 108 का डबल करोगे 216 और उसके आगे 3 जीरो ये वाले लग जाएंगे, यानी कि 2,16,000। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। बाकी इसको हम कर सकते थे बिना इसके भी, क्या नाम, इस तरह से क्वेश्चन अगर ये ना करना चाहते हम तो ऑप्शन यानी कि मल्टीपल चेक करके भी हम कर सकते थे। हमको पता था कि 12 और 9 देगा, तो 12 और 9 का मल्टीपल चेक कर लो, 9 का मल्टीपल ये नहीं है, 9 का मल्टीपल ये भी नहीं है। इसकी बात करोगे तो 9 का मल्टीपल ये है, लेकिन 9 से जब इसको डिवाइड कर दोगे कितना बचेगा, 10,000 बचेगा, वो 12 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। अकेला ऑप्शन ए बचेगा जिससे हम डायरेक्टली आंसर टिक करके आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। 2 ट्रेनें 56 किलोमीटर प्रति घंटे और 29 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रही हैं। तेज़ ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, तो तेज़ ट्रेन की लंबाई बतानी है। ठीक है, 2 ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ऐसे ऐसे। मान लो ये तेज़ वाली है, ये स्लो वाली है, इसमें एक आदमी बैठा हुआ है। हमको बताना क्या है, उसकी इस वाली जो बड़ी वाली हमारी तेज़ स्पीड वाली ट्रेन है, इसकी हमको डिस्टेंस बतानी है। वो मान लिया हमने x, ठीक, अपॉन टाइम कितना है, 16 सेकंड लग रहे हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर क्या होता है, स्पीड होता है। स्पीड क्या होगी, जब दोनों एक डायरेक्शन में जा रही हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये ट्रेन वाले चैप्टर में आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो यहाँ समझ लो कि जब सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो माइनस होती हैं स्पीड की वैल्यू, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो फिर प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 56 माइनस 29 कितने हो गए, 56 माइनस 29 27 हो गए, इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 16, या एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 इंटू 16। लेकिन 27 हमारे पर किलोमीटर पर आवर में है और 16 सेकंड में है, तो इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करके हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, बस डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड करोगे तो 9 से 9 2 जा और 9 3 जा, ठीक, 2 से इसको 16 को 8 टाइम्स काट लो, हमारे पास कितना आ गया, 8 या 24 पंजे 120। तो हमारी बड़ी वाली इस हाई स्पीड ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 120 मीटर आ गई। और यही हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस की पावर 4a। ठीक, एक चीज़ देखो, यहाँ से अगर हम बात करें, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है हमारा, कोस स्क्वायर ए। या फिर अगर हम इसकी एक बार साइन स्क्वायर ए कर दें, इसका दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस की पावर 4 ए। ठीक है, साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, कोस की पावर 4 ए। एक मिनट, ये थोड़ा ज़्यादा गंदा लिखा गया। अब ये जो हमसे वैल्यू पूछी है, इसने जो हमसे वैल्यू पूछी है, क्या नाम, 1 माइनस कॉस 4 की ए, तो 1 माइनस कॉस 4 की ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर की ए। कोस की 4 ए की जगह हमने क्या रख दिया, साइन स्क्वायर ए रख दिया, जो कितना होता है, कोस स्क्वायर ए होता है। और हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
वैल्यू पुट करने के चक्कर में इसमें मत पड़ना, और होगी भी नहीं। ठीक है, तो इसको बेसिक से सॉल्व करो इस तरह से। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए उसमें पक्का यही बनेगा कि कोस पूछ रहा होगा वो, और यहाँ से हमको एक क्या होगा, जैसे कि यहाँ से साइन ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी, कोस स्क्वायर ए आ गई थी, हमने इसका एक बार स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ गई, कोस की 4a, और इस वाली कोस की 4a में हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ए पुट कर दिया, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कोस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर एंड m इज़ द मिड पॉइंट। अच्छा, इसमें नाम नहीं लिखे हुए, नाम लिख लेते हैं। ठीक है, हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। ओ एम यानी कि ये कितना दिया है, ये हमको 6 दिया है। अच्छा, हमारे पास रेडियस कितनी है, ये 10 है। हमको ये पता है ये एंगल 90 बन रहा होगा। ठीक है, ये वाला एंगल 90 बन रहा होगा। तो हमारे पास एक ओ एम और आर क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जिसमें हम एम आर हमारा क्या है, बेस है। बेस को निकालने के लिए हमारा कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट से 8 हो जाएगा ये। ठीक, एम आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। पाइथागोरस भी लगा सकते हो। वैसे ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, सबको पता होगा, इसमें तो कुछ बताने वाली चीज़ है नहीं कि कैसे 8 आया। 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, हमारा एम आर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमको बाइसेक्ट भी करता है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एस एम भी क्या होगा, हमारा 8 ही होगा। तो एस एम बराबर एम आर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और हमसे पूछा इसकी वैल्यू है, एस आर की पूछी है, यानी कि 8 और 8 16 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। इफ़ x इक्वल्स टू 2 अपॉन, अच्छा चलो ये दिया हुआ है, हमको वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है 21x माइनस 13y की। तो बस कुछ नहीं, इसमें तो x की वैल्यू सॉल्व कर लो। x की वैल्यू सॉल्व करोगे कितनी आएगी, करो सॉल्व। इसको नीचे से सॉल्व करते हैं, 4 3 12, 12 और 1 13 अपॉन 4 हो जाएगा, फिर वो ऊपर घूम के जाएगा 4, तो 8 अपॉन 13 हो जाएगा, यानी कि कितना बचेगा हमारे पास, 2 अपॉन 1 प्लस 8 अपॉन 13। और इसको और जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, ये 26 अपॉन 21 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही y की वैल्यू सॉल्व करते हैं हम। y की वैल्यू क्या है हमारी, 2 3 6 प्लस 5 11 अपॉन 2, 2 ऊपर घूम के जाएगा तो 2 प्लस 2 अपॉन 11 बन जाएगा, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 11 बनेगा, जो कि हम क्या करेंगे, इसको 11 ऊपर पहुँचेगा। हाँ ठीक है, 11 क्या है हमारा, ऊपर जाएगा, और नीचे कितना बनेगा हमारा, 13 बन जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 11 अपॉन 13 आ गई। ठीक, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है हमको, 21x, यानी कि 21 इंटू 26 अपॉन 21, x की वैल्यू पुट कर दी, माइनस 13 इंटू 11/13 किसकी है, y की वैल्यू है। 21 से 21 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, हमारे पास कितना बचा, 26 माइनस 11, जो कि कितना होता है, 15 होता है, यानी कि ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद 8 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किसी एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करता है, जिसके कारण वो 12 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, इफ़ ही कवर्स द सेम डिस्टेंस विद 12 किलोमीटर पर आवर, अगर उसी सेम डिस्टेंस को 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है तो फिर भी वो 2 मिनट लेट हो जाता है। ठीक, फाइंड द टाइम इन विच ही मस्ट रीच द डेस्टिनेशन सो दैट ही इज़ नॉट लेट। हमें वो टाइम बताना है जिस टाइम पे वो एग्जैक्टली वहाँ पहुँच जाना चाहिए था, लेट नहीं होना चाहिए था उसको। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कल मैंने आपको बताया था, कल इसके 2 तरीके बताए थे, और प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी वाले जो मैंने वीडियो कराई है परसेंटेज की, उसके अंदर मैंने रेशियो मेथड बता रखा है और एक फार्मूला भी लिखवाया था। कल इस तरह का एक क्वेश्चन हमारा आया था, उसके अंदर मैंने फार्मूले से कराया था। ठीक है, जहाँ से हमने डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल ली थी, लेकिन ये क्वेश्चन हमको टाइम बताना है, तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, टाइम के लिए हम यहाँ से डायरेक्ट टाइम निकालने के लिए रेशियो मेथड लगाएंगे। जैसे कि हमको पता है स्पीड का रेशियो क्या है, यहाँ 8 से 12 हो रहा है स्पीड। ठीक, तो टाइम कितना हो जाएगा, 12 से 8 हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस हमारी
सेम है, यही हमारी प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी कहती है। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3:2 लिख सकते हैं, है ना। 4 से इसको डिवाइड कर लो, 4 3 जा और 4 2 जा। तो इनके बीच का गैप कितना है, 1 है। लेकिन वहाँ पे देखोगे ना तो वो 12 मिनट लेट हो जा रहा है जब इस वाली स्पीड से जाता है, और इस वाली स्पीड से जब 12 वाली स्पीड से जाता है तो 8 मिनट लेट हो जाता है, नहीं 2 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, 12 मिनट यहाँ लेट, 2 मिनट यहाँ लेट, कुल मिला के 10 मिनट अभी भी लेट चल रहा है। उनके बीच का गैप जो चल रहा है वो टाइम का 10 मिनट का चल रहा है। ठीक है, ये 10 मिनट का एक की वैल्यू 10 मिनट आ गई, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 मिनट हो जाएगी। और ये एक बात बताओ, ये जो 3 था, ये 3 टाइम कौन से वाली स्पीड का था, 8 वाली स्पीड का था। यानी कि 30 मिनट क्या है वो उसको एग्जैक्टली लग रहे हैं जब वो 8 की स्पीड से जा रहा है। तो जब वो 8 की स्पीड से जा रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट लग रहे हैं। लेकिन 30 मिनट जाते हुए 12 मिनट लेट है वो, यानी कि उसको एग्जैक्टली किस टाइम पहुंचना था, 18 मिनट में पहुंचना था। ठीक है, 12 मिनट लेट हो रहा है ना वो, तो उसको दरअसल पहुंचना किस टाइम था, 18 मिनट में वहाँ पहुंच जाना चाहिए था अपने डेस्टिनेशन पे। 30 मिनट उसको लग रहे थे 8 की स्पीड से, लेकिन उसमें भी वो 12 मिनट लेट था, तो 18 मिनट में एग्जैक्टली उसको पहुंच जाना चाहिए था। यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम का कप्तान 28 साल का है, विकेट कीपर 4 साल उससे बड़ा है। ठीक है, यदि इन दोनों की आयु को छोड़ दिया जाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। तो टीम की औसत आयु हमको बतानी है। ठीक है, इसको मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, एक तो एक्समान की भी और दूसरा हम इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम के अंदर वैसे ही करना है आपको। एक्समान की करोगे तो लंबा हो जाएगा, दोनों ही तरीके से मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, अपना क्वेश्चन करते हैं, छोटा कर देते हैं इसको। देखो एक तरीका तो इसका ये है, अगर हम इसको शॉर्ट में देखें, पहले मुझे एक बात बताओ, 11 आदमी है मान रहे, ठीक है, ऐसे करते करते क्या है, 11 आदमी है, सबका हमने मान लिया एक्स क्या है इनका, एवरेज है, यही हमको बताना है। ठीक है, लेकिन ये जो लास्ट के 2 आदमी लास्ट में माना हमने, कप्तान को और गोल इसका कीपर को, विकेट कीपर को हमने क्या है लास्ट में माना है। एक इनमें 28 साल का है, कितने का है, एक 28 साल का है, और जो दूसरा वाला है ना वो इससे भी 4 साल बड़ा, यानी कि 32 साल का होगा। यानी कि कुल मिला के दोनों 60 साल के हैं। ठीक, अब जब इन दोनों को हम निकाल देते हैं टीम से तो क्या होता है, सब में 2-2 की कमी आ जाती है, सबके एवरेज में 2-2 की कमी आ जाती है। अच्छा, ये 2-2 की कमी क्यों आई, 2-2 की कमी इनके जाने से क्यों आई सबके अंदर, क्योंकि ये जो बचे हुए 9 थे ना, 9 दूनी 18, यानी कि इनके 9 के 18 जो एज थी, 18 साल क्यों कम हुए, 18 साल इसलिए कम हुए क्योंकि ये 18 साल फालतू लिए हुए बैठे थे इन सब के मुकाबले। ठीक है, इसीलिए सबके अंदर 2-2 की कमी आ गई। जैसे ही इनको हमने निकाला तो सबके पास जो 2-2 फालतू थे ना, वो इन दोनों ने दिए हुए थे, इन्होंने अपने बाप से ले लिए और ये लेके चले गए। ठीक, यानी कि 60 इनके थे, 18 सबके इन्होंने फालतू लिए हुए थे एवरेज से, कुल मिला के 42 होने चाहिए थे इनके पास, लेकिन लिए हुए कितने बैठे थे, 60 लिए हुए बैठे थे, यानी कि 42 इन दोनों के पास होने चाहिए थे। तो एवरेज कितना हो जाएगा 42 का, 2 आदमी पे 21 आएंगे, और हमारा 21 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बात हो गई, इसको कॉन्सेप्ट के द्वारा जैसे एग्ज़ाम के अंदर करके आना है समझ के, बाकी ऐसे नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, एक्स मान के कर लो, एक्स तो हमने माना हुआ ही है। एक्स मान के कैसे करेंगे, 11 मेंबर हैं तो कुल मिला के 11 एक्स क्या रहा होगा, इनके टोटल साल रहे होंगे, उसमें से अगर हम 60 कम कर दें, इन दोनों की निकाल दें, तो ये कितने लोगों की एज है, 9 लोगों की एज है। ठीक है, और ऐसा करने पे होता क्या है, एवरेज से सबके 2-2 कम हो जाते हैं। एवरेज हमने एक्स माना होता, सबके 2-2 कम हो गए, बस यहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो भी 21 ही आएगा। जो तरीका ठीक लगे उससे कर लेना,
दोनों ही अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर इसको प्रेफर करना, क्योंकि इसको हम प्रेफर करेंगे तो हमको ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी कुछ भी, इतना हम सब कुछ माइंड में कर सकते हैं। ठीक, हमको पता है सबकी 2-2 कम हो रही है, तो 2-2 किसकी वजह से कम हो रही है? इनकी वजह से कम हो रही है, जो दोनों कप्तान और वो हमारा विकेट कीपर थे, इनके पास इतने एक्स्ट्रा लिए हुए बैठे होंगे ये, और जब ये गए तो वो उनके साथ चला गया बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक खिलौना का एक बेलनाकार आधार है, एक खिलौना है उसका आधार जो है बेलनाकार है, जिसमें एक गोलार्ध शीर्ष होता है, उसके टॉप पे क्या है? हेमिस्फेरिकल, उसका जो टॉप है हेमिस्फेरिकल है। ठीक है, द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इफ हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बेस इज 3 सेंटीमीटर। इसको देखो, ऐसे समझो, फिगर तो आई थिंक अच्छे से ना बन पाए मुझसे, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये हमारी सिलेंड्रिकल क्या हो गया? बेस हो गया, और इस तरह से इसके ऊपर कोई क्या बना होगा? ये ऊपर एक रखा होगा, इसके स्पेयर रखा होगा। ठीक है, हाँ, सेमी हेमी स्पेयर रखा होगा। ठीक, इस टॉय का हमको क्या बताना है? वॉल्यूम बताना है। टॉय का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, इसका नीचे वाले का वॉल्यूम प्लस ऊपर वाले का वॉल्यूम। नीचे वाला हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अच्छा, रेडियस दोनों की सेम होगी, क्यों होगी? देखो, क्योंकि ये जो इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक किसकी है? सिलेंडर की भी है और हेमिस्फेयर की भी है। ठीक है, हेमिस्फेयर की ये भी होगी, क्योंकि सेंटर तो इनका सेम ही है, सेंटर सेम है तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगी? सेम ही रहेगी। बस आर की वैल्यू क्या पुट करनी है हमको? 7 पुट करनी है, और एच की वैल्यू इसने हमको कितनी दी हुई है? 3 दी हुई है। ठीक है, इसको करते हैं अब बस कुछ नहीं, हमको कैलकुलेशन ही करनी है अब तो। हमारा टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू एच की वैल्यू 3 प्लस 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, इस 7 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, इससे इसको काट देते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास वॉल्यूम में क्या बचेगा? 7 से 21 22 इंटू 21। ठीक है, प्लस 7 7 जा 49 और 49 2 जा 98 इंटू 22/3। अब यहाँ से 22 हमको कॉमन दिख रहा है दोनों के अंदर, तो 22 हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? 21 प्लस 98/3। ये वो किसके बराबर हो जाएगा? इस 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 21 या 63 हो जाएंगे, तो 98 और 63 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 3 11 9 6 15 और 1 16, यानी कि हमारे पास कितना बचाएगा? 22 इंटू 161/3। ठीक, अब हम यहाँ से अगर अप्रोक्सीमेशन लगाएं इसके अंदर, तो क्या हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि? 1 मिनट रुको, क्वेश्चन बड़ा करते हैं अपना। क्वेश्चन शायद, हाँ, बात बन जाए। देखो, शायद बात बन जाए हमारी। अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग जाएगा कुछ हमारे पास, 7 पॉइंट समथिंग इंटू 160 के अप्रोक्स है, और 16 सत्ते कितने होते हैं? 112, यानी कि 1120 से प्लस ही आंसर आएगा, पर इतना प्लस भी नहीं आएगा कि ज़्यादा आगे पहुंच जाए। तो मुझे लग रहा है कि 1180 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, 1180 इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि हमने 161 का 160 लिया है, और 7 पॉइंट समथिंग जो बनना था हमारा 7.33, उसका हमने 7 लिया है, तो बिल्कुल बहुत सटीक वैल्यू ली है आसपास की। तो 1120 आ रहा है, तो 1180 के आसपास हमारा आंसर आएगा, उससे ऊपर नहीं पहुँचेगा। बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, पर मेरा मानना तो यही है कि आप अप्रोक्सीमेशन भी ज़रूर लगाओ, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर टाइम कम होता है, और कैलकुलेशन में भी अगर लास्ट में हमको दिख रहा है, मान लो आते आते अगर क्वेश्चन छूट रहा है हमारा कैलकुलेशन की वजह से, तो हम इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। ये कैलकुलेशन की ही एक ट्रिक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि गलत है इसको लगाना। ठीक,
आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। इफ़ 7 डिजिट नंबर 161x208 is divisible by 11 and 4 digit number 953y is divisible by 9, then what is the value of x plus y। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, आज के टाइम में एसएससी का कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर ये क्वेश्चन ना आ रहा हो। हर एग्ज़ाम के अंदर लगभग ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है। 11 और 9 से तो हमेशा मतलब पूछ ही रहे हैं कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल पूछेंगे और 9 का भी पूछेंगे, और इस क्वेश्चन को भी देखो हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसने क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर कि एक तो है हमारा 953 बाई को हम 9 से डिवाइड करें तो ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, 9 का डिविजिबिलिटी रूल सबको पता होगा कि सबका सम अगर हम कर दें डिजिट का तो वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ से 9 हटा देते हैं, हमारे पास 5 और 3 8 बचेगा, यानी कि 8 प्लस वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। वाई की वैल्यू क्या पॉसिबल है, यहाँ 1 पॉसिबल है, ठीक है। वाई की वैल्यू 10 तो हम रख नहीं सकते क्योंकि सिंगल डिजिट है, तो वाई की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी वाई की वैल्यू, ठीक। क्योंकि 8 और 1 9 बनाएगा और 9 से ही 9 कैंसिल आउट होगा, तो y की वैल्यू तो हमको मिल गई। अब बात करते हैं हम किसकी, 161x208, इसको चेक करना है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो उसका करते हैं हम। उसका क्या होता है कि ऑल्टरनेट डिजिट का हमारा जो सम है, ऑल्टरनेट डिजिट का सम करके डिफरेंस जो है उनका कितना आना चाहिए, या तो 0 बनना चाहिए या फिर 11 बनना चाहिए, ठीक है। करते हैं, कितना 8 और 2 10 और 11 और 1 12 बन रहा है ये वाला। तो अब 6 प्लस एक्स प्लस 0 कितना हो जाएगा, 6 प्लस एक्स बन जाएगा ये। इन दोनों का क्या होना चाहिए डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो बस करते हैं 6 प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0, या फिर क्या कह देंगे यहाँ से हम, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6 आ गई, और y की वैल्यू 1 है, तो x प्लस वाई हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ये क्वेश्चन तो समझ लो कि आना ही आना है। एसएससी सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, हर एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। इवन एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, बस थोड़ा लेवल टफ कर देते हैं उसका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो अच्छे से तैयार करके जाना, पूछा ही जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 32 की पावर 1/3 इंटू 1/2 की पावर 2/3 इज टू 4 की पावर k है। देन द वैल्यू ऑफ k बतानी है हमको। कुछ नहीं, सबको 2 2 में कन्वर्ट कर लो, सबको 2 2 में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे, 32 कितना होता है, 2 की पावर 5 होता है 32, और इंटू है हमारा 1/3, ठीक है। और इसके इंटू में क्या लिखा है, 1/2 की पावर 2/3, जिसको हम ऊपर ले जाके क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। और इधर 4 को लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू के, ठीक। या फिर यहाँ से हम क्या कह देंगे, 2 की पावर 5/3, और ये नीचे वाली ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी, 2/3 बनेगी, और इज टू 2 की पावर 2k। या फिर हम यहाँ से क्या कह देंगे, 1 मिनट, स्क्वायर क्यों लगा दिया मैंने, स्क्वायर क्यों लग गए, ठीक है। 5/3 माइनस 2/3 कितना बनेगा, 2 की पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 के बेस सेम है, तो पावर्स क्या है, इक्विवेलेंट हो जाएंगी। 2k इज टू 1, या k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से k की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/2, और हमसे यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ए बी की तुलना में 45% अधिक कुशल है और बी एक कार्य को पूरा करने में ए से 9 दिन अधिक लेता है। ए को उसी कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे। देखो ये मैंने जो क्वेश्चन है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी के अंदर बड़े अच्छे से कराया हुआ है। अब वहाँ जाकर उस वीडियो को देखना, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी वाली जो वीडियो है पार्ट 6 परसेंटेज का, बड़े अच्छे से समझ में आएगा। समझ में तो यहाँ भी आ जाएगा। इसने क्या कहा है, देखो इफ़िशियंसी का रेशियो दे रखा है इसने कितना, 45% कितना होता है, बदल लो इसको, 45/100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 9/20 आ जाएगा। यानी कि इफ़िशियंसी का रेशियो कितना दे रखा है इसने, ए की तुलना में
ए बी की तुलना में 45% अधिक है, यानी कि अगर बी 20 है तो ए की इफिशियंसी 29 है। इफिशियंसी का रेशो ये, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए को अगर 20 घंटे लगेंगे तो बी को 29 घंटे लगेंगे अगर ए को 20 घंटे लग रहे हैं तो। और इसने क्या कहा है कि बी को 9 घंटे फालतू लगते हैं, यानी कि 9 की वैल्यू 9 ही दे रखी है, एक की वैल्यू एक तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 ही हो जाएगी। हमारी एग्जैक्ट वैल्यू ही रखी हुई है ये। 20 डेज इज़ द राइट आंसर। ठीक, प्रैक्टिस सेट 2 हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे 21। आई होप आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इस प्रैक्टिस सेट को मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी आपको वहाँ मिल जाएंगे, वो सब देख के प्रैक्टिस करते रहिए। बस एग्ज़ाम आ ही गया, 20-22 दिन बचे हुए हैं, इसीलिए प्रैक्टिस ही बची हुई है जो भी कुछ करनी है। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।